प्रिय क्लिफोर्ड, मुझे डर है कि जो तुमने पहले से ही सोच रखा था वही हुआ है। मैं सच में किसी दूसरे आदमी से प्यार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दोगे। मैं फिलहाल डंकन के साथ उसके फ्लैट में रह रही हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि वो हमारे साथ वेनिस में है। मैं तुम्हारी खातिर बहुत दुखी हूँ, लेकिन इसे चुपचाप सहने की कोशिश करो। तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं रग्बी वापस आना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे माफ़ करने की कोशिश करो और मुझे तलाक दे दो और किसी बेहतर व्यक्ति को ढूंढो। मैं वास्तव में तुम्हारे लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत अधीर और स्वार्थी हूँ, मुझे लगता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ फिर कभी नहीं रह सकती, और मुझे इस सब के लिए बहुत खेद है, तुम्हारी खातिर। लेकिन अगर तुम खुद को परेशान नहीं होने दोगे, तो तुम देखोगे कि तुम इतना बुरा नहीं मानोगे। तुम्हें वास्तव में मेरी व्यक्तिगत रूप से कोई परवाह नहीं थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो और मुझसे छुटकारा पालो। क्लिफोर्ड को ये पत्र पाकर अंदर से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अंदर से वो बहुत पहले से जानता था कि वो उसे छोड़कर जा रही है, लेकिन उसने इस बात को किसी भी तरह से जाहिर करने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए बाहरी तौर पर यह उसके लिए सबसे भयानक आघात और सदमा था। उसने उस पर अपने भरोसे को पूरी तरह से शांत रखा था। और हम ऐसे ही हैं। इच्छा शक्ति की ताकत से हम अपने आंतरिक सहज ज्ञान को स्वीकृत चेतना से काट देते हैं। इससे भय या आशंका की स्थिति पैदा होती है, जो झटका लगने पर 10 गुना ज्यादा भयानक हो जाती है। क्लिफोर्ड एक उन्मादी बच्चे की तरह था। उसने श्रीमती बोल्टन को एक भयानक झटका दिया। वह बिस्तर पर भयावह और बेसुध होकर बैठ गया। क्यों, सर क्लिफोर्ड, क्या बात है? कोई जवाब नहीं। वह डर गई कि कहीं उसे दौरा न पड़ गया हो। वह जल्दी से उसके चेहरे को टटोलने लगी, उसकी नब्ज टटोली। क्या दर्द है? कोशिश करो और मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। मुझे बताओ। कोई जवाब नहीं। अरे यार, अरे यार। फिर मैं डॉक्टर कैरिंगटन को शेफील्ड में फ़ोन कर दूंगा और डॉक्टर लेकी भी तुरंत भागकर आ सकते हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, तभी उसने खोखले स्वर में कहा, नहीं। वह रुकी और उसे देखने लगी। उसका चेहरा पीला, खाली और एक बेवकूफ़ के चेहरे जैसा था। क्या आपका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर को न बुलाऊं? हाँ, मुझे वह नहीं चाहिए। कब से आवाज़ आई। ओह, लेकिन सर क्लिफोर्ड, आप बीमार हैं और मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा, नहीं तो मुझे दोषी ठहराया जाएगा। एक विराम, फिर खोखली आवाज़ ने कहा, मैं बीमार नहीं हूँ। मेरी पत्नी वापस नहीं आ रही है। ऐसा लगा जैसे कोई छवि बोल रही हो। वापस नहीं आ रही। तुम्हारा मतलब है कि वह महिला? श्रीमती बोल्टन बिस्तर के थोड़ा पास आ गईं। ओह, क्या तुम्हें यकीन नहीं होता? तुम उसकी महिला के वापस आने पर भरोसा कर सकते हो। बिस्तर पर बनी तस्वीर तो नहीं बदली, लेकिन उसने एक पत्र को खिड़की के शीशे पर धकेल दिया। इसे पढ़ो। कब से आवाज आई? क्यों? अगर यह उनकी महारानी का पत्र है, तो मुझे यकीन है कि महारानी नहीं चाहेंगी कि मैं आपको उनका पत्र पढ़ूं, सर क्लिफोर्ड। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। इसे पढ़ो, आवाज़ ने दोहराया। उसने कहा, अगर मुझे ऐसा करना ही है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसा कर रही हूँ, सर क्लिफोर्ड। और उसने पत्र पढ़ा। खैर, मैं तो उसकी महारानी पर आश्चर्यचकित हूँ, उसने कहा। उसने बहुत ईमानदारी से वादा किया था कि वह वापस आएगी। बिस्तर पर लेटे चेहरे पर जंगली लेकिन गतिहीन व्याकुलता की अभिव्यक्ति और गहरी होती दिख रही थी। श्रीमती बोल्टन ने उसे देखा और चिंतित हो गईं। उन्हें पता था कि वे किससे जूझ रही हैं, पुरुष उन्माद। उन्होंने सैनिकों की देखभाल तब तक नहीं की थी जब तक उन्हें इस बहुत ही अप्रिय बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं चल गया था। वो सर क्लिफोर्ड के प्रति थोड़ी अधीर थी। कोई भी समझदार आदमी यह जरूर जानता होगा कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है और उसे छोड़कर जाने वाली है। उसे यकीन था कि सर क्लिफोर्ड भी अंदर से इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे, बस उन्होंने खुद से यह बात स्वीकार नहीं की। अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया होता और इसके लिए खुद को तैयार कर लिया होता, या अगर
उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया होता और इसके खिलाफ अपनी पत्नी से सक्रिय रूप से संघर्ष किया होता तो यह एक मर्दाना हरकत होती। लेकिन नहीं, वो ये बात जानता था और हर समय खुद को बहलाने की कोशिश करता था कि ऐसा नहीं है। उसने महसूस किया कि शैतान उसकी दुम हिला रहा है और उसने दिखावा किया कि ये देवदूत हैं जो उस पर मुस्कुरा रहे हैं। झूठ की इस स्थिति ने अब झूठ और अव्यवस्था के उस संकट को जन्म दे दिया था, हिस्टीरिया, जो पागलपन का एक रूप है। यह आता है, उसने खुद से सोचा, उससे थोड़ी नफरत करते हुए, क्योंकि वह हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है। वह अपने अमर स्व में इतना उलझा हुआ है कि जब उसे झटका लगता है तो वह अपनी ही पट्टियों में उलझी हुई मम्मी की तरह हो जाता है। उसे देखो, लेकिन हिस्टीरिया खतरनाक है और वह एक नस थी, उसे बाहर निकालना उसका कर्तव्य था। उसकी मर्दानगी और उसके गर्व को जगाने का कोई भी प्रयास उसे और भी बदतर बना देगा, क्योंकि उसकी मर्दानगी मर चुकी थी, अगर पूरी तरह से नहीं तो अस्थायी रूप से। वह केवल एक कीड़े की तरह नर्म होकर छटपटाएगा और अधिक अव्यवस्थित हो जाएगा। एकमात्र काम था अपनी आत्मदया को बाहर निकालना। टेनिसन की महिला की तरह उसे रोना होगा या मरना होगा। इसलिए श्रीमती बोल्टन ने पहले रोना शुरू किया। उसने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढाक लिया और छोटे छोटे जंगली सिसकियां लेने लगी। मैं कभी भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करती, मैं नहीं करती। वह रो पड़ी, अचानक अपने सारे पुराने दुख और दुख की भावना को वापस बुला लिया और अपने खुद के कड़वे दुख के आंसू रोने लगी। एक बार जब वह रो पड़ी तो उसका रोना काफी वास्तविक था, क्योंकि उसके पास रोने के लिए कुछ था। क्लिफोर्ड को लगा कि कोनी नामक महिला ने उसके साथ किस तरह से विश्वासघात किया है और दुख के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके गालों पर बहने लगे। वह अपने लिए रो रहा था। श्रीमती बोल्टन ने जैसे ही उसके चेहरे पर आंसू बहते देखे, उसने जल्दी से अपने गीले गालों को अपने छोटे रुमाल से पोंछा और उसकी ओर झुक गई। अब आप चिंता मत करो, सर क्लिफोर्ड, उसने भावुक होकर कहा। अब आप चिंता मत करो, आप केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। उसका शरीर अचानक खामोश सिसकियों की एक सांस में कांप उठा और उसके चेहरे पर आंसू तेजी से बहने लगे। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसके आंसू फिर से बहने लगे। फिर से उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई, जैसे ऐंठन हो, और उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। वहाँ, 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 तो तुम चिंता मत करो, है न? तुम चिंता मत करो, उसने उससे कराहते हुए कहा, जबकि उसके आंसू बह रहे थे। और उसने उसे अपने पास खींचा और अपनी बाहों को उसके बड़े कंधों के चारों ओर रखा, जबकि उसने अपना चेहरा उसकी छाती पर रखा और अपने विशाल कंधों को हिलाते और हिलाते हुए सिसकियां ली, जबकि उसने धीरे से उसके सांवले सुनहरे बालों को सहलाया और कहा, वहाँ, 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 तो वहाँ, तो वहाँ, कोई बात नहीं, तो तुम चिंता मत करो। और उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और एक बच्चे की तरह उससे लिपट गया, उसके कल्फ लगे सफ़ेद एप्रन के बिब और उसके हल्के नीले सूती कपड़े की छाती को अपने आंसुओं से गीला कर दिया। उसने आखिरकार खुद को पूरी तरह से छोड़ दिया था, इसलिए आखिरकार उसने उसे चूमा और उसे अपनी छाती पर झुलाया और अपने दिल में उसने खुद से कहा, ओह सर क्लिफोर्ड, ओह उच्च और शक्तिशाली चैटली, क्या तुम इस हद तक गिर गए हो? और आखिरकार वह एक बच्चे की तरह सो भी गया और वह थक गई और अपने कमरे में चली गई, जहां वह एक ही बार में हंसी और रोई, अपने आप में एक उन्माद के साथ। ये बहुत हास्यास्पद था, ये बहुत भयानक था, ऐसा पतन बहुत शर्मनाक, और यह बहुत परेशान करने वाला भी था। इसके बाद क्लिफोर्ड मिसेज बोल्टन के साथ एक बच्चे की तरह हो गया। वह उसका हाथ पकड़ता और अपना सिर उसके सीने पर टिका देता, और जब वह उसे एक बार हल्के से चूमती तो वह कहता, हाँ, मुझे चूमो, और जब वह उसके विशाल गोरे शरीर को स्पंज से पोंछती तो वह भी यही कहता, मुझे चूमो, और वह हल्के से उसके शरीर को चूमती, कहीं भी, आधे मजाक में। और वह एक बच्चे की तरह अजीब, खाली चेहरे के साथ लेटा था, जिसमें एक बच्चे जैसा आश्चर्य था। और वह उसे बड़ी, बचकानी आंखों से देखता था, मैडोना पूजा के विश्राम में।
यह उसकी ओर से विशुद्ध विश्राम था, अपनी सारी मर्दानगी को छोड़ देना और एक बचकानी मुद्रा में वापस डूब जाना जो वास्तव में विकृत था। और फिर वह अपना हाथ उसकी छाती में डालता और उसके स्तनों को छूता और उन्हें उल्लास में चूमता। विकृति का उल्लास, एक बच्चा होने का उल्लास जब वह एक आदमी था। श्रीमती बोल्टन रोमांचित और शर्मिंदा दोनों थीं, उन्हें ये पसंद भी था और नफरत भी। फिर भी उन्होंने कभी उसे नकारा नहीं और न ही डांटा, और वे एक दूसरे के और करीब आ गए। एक विकृत अंतरंगता, जब वो एक बच्चा था जो एक स्पष्ट स्पष्टवादिता और एक स्पष्ट आश्चर्य से ग्रस्त था, जो लगभग एक धार्मिक उत्कर्ष की तरह लग रहा था, जब तक तुम फिर से एक छोटे बच्चे की तरह नहीं बन जाते, का विकृत और शाब्दिक अनुवाद। जबकि वह मैग्ना मैटर थी, जो शक्ति और सामर्थ्य से भरी हुई थी, जो महान गोरा बाल पुरुष को अपनी इच्छा और अपने स्ट्रोक के तहत पूरी तरह से रखती थी। मजे की बात ये थी कि जब यह बालक मनुष्य, जो अब क्लिफोर्ड था और जो वह वर्षों से बन रहा था, दुनिया में आया, तो वह अपने वास्तविक मनुष्य से कहीं अधिक तीक्ष्ण और प्रखर था। यह विकृत बालक मनुष्य अब एक वास्तविक व्यवसायी बन गया था। जब मामलों की बात आती थी, तो वह एक पूर्ण रूप से ही मैन था, सुई की तरह तीक्ष्ण और स्टील के टुकड़े की तरह अभेद्य। जब वह लोगों के बीच होता था, अपने उद्देश्यों की तलाश करता था और अपने कोयला खदान के कामों को अच्छा बनाता था, तो उसमें लगभग अलौकिक चतुराई, कठोरता और सीधा तीखा प्रहार होता था। ऐसा लगता था मानो उसकी निष्क्रियता और मैग्ना मैटर के प्रति वेश्यावृत्ति ने उसे भौतिक व्यावसायिक मामलों में अंतर्दृष्टि प्रदान की और उसे एक निश्चित उल्लेखनीय अमानवीय शक्ति प्रदान की। निजी भावनाओं में डूबे रहना, अपने मर्दाना स्व का पूर्ण अपमान, उसे एक दूसरा स्वभाव प्रदान करता था, ठंडा, लगभग दूरदर्शी, व्यावसायिक रूप से चतुर। व्यवसाय में वह बिल्कुल अमानवीय था, और इसमें मिसेज बोल्टन की जीत हुई। वह कैसे आगे बढ़ रहा है, वह गर्व से खुद से कहती, और यह मेरी ही करतूत है। मेरी कसम, वह लेडी चैटली के साथ कभी इस तरह से नहीं जुड़ सकता था। वह किसी पुरुष को आगे बढ़ाने वाली नहीं थी, वह अपने लिए बहुत कुछ चाहती थी। उसी समय, अपनी अजीब महिला आत्मा के किसी कोने में, वो उससे कितनी घृणा करती थी और उससे कितनी नफरत करती थी। वो उसके लिए एक गिरा हुआ जानवर, छटपटाता हुआ राक्षस था। और जबकि वो उसकी हर संभव मदद और मदद करती थी, अपनी प्राचीन स्वस्थ नारीत्व के सबसे दूर के कोने में वह उसे एक क्रूर अवमानना के साथ घृणा करती थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। सबसे छोटा आवारा उससे बेहतर था। कोनी के प्रति उसका व्यवहार अजीब था। उसने उसे फिर से देखने पर जोर दिया। इसके अलावा उसने उसे रग्बी आने पर भी जोर दिया। इस बिंदु पर वह अंततः और पूरी तरह से दृढ़ था। कोनी ने रग्बी में वापस आने का वादा किया था, ईमानदारी से। लेकिन क्या इसका कोई फायदा है? श्रीमती बोल्टन ने कहा, क्या आप उसे जाने नहीं दे सकते और उससे छुटकारा नहीं पा सकते? नहीं, उसने कहा था कि वो वापस आ रही है और उसे आना ही होगा। श्रीमती बोल्टन ने उसका और विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि वो किससे निपट रही है। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पत्र का मुझ पर क्या असर हुआ है, उन्होंने लंदन में कॉनी को लिखा था। शायद आप कोशिश करें तो इसकी कल्पना कर सकते हैं, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप मेरी ओर से अपनी कल्पना का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाएंगे। मैं जवाब में सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा, यहाँ रग्बी में, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। आपने रग्बी में वापस आने का वादा किया था और मैं आपसे वादा निभाने के लिए बाध्य हूँ। जब तक मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ सामान्य परिस्थितियों में नहीं मिल जाता, तब तक मैं किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता और न ही कुछ समझता हूँ। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ किसी को कुछ भी संदेह नहीं है, इसलिए आपकी वापसी बिल्कुल सामान्य होगी। फिर अगर आपको लगता है कि हमारी बातचीत के बाद भी आप उसी सोच में हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम समझौता कर सकते हैं। कोनी ने ये पत्र मिलर्स को दिखाया। वह आपसे अपना बदला लेना चाहता है, उसने पत्र वापस देते हुए कहा। कोनी चुप थी। उसे यह जानकर कुछ आश्चर्य हुआ कि वह क्लिफोर्ड से डरती थी। वह उसके पास जाने से डरती थी। वह उससे इस तरह डरती थी मानो वह दुष्ट और खतरनाक,
हो, मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, कुछ नहीं, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। उसने क्लिफोर्ड को टालने की कोशिश करते हुए कहा। उसने उत्तर दिया, अगर तुम अब वापस रग्बी नहीं आए, तो मैं मान लूंगा कि तुम एक दिन वापस आओगे और उसी के अनुसार काम करूंगा। मैं बस यही करता रहूंगा और यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे मैं 50 साल तक इंतजार करूं। वो डर गई। यह एक कपटी किस्म की बदमाशी थी। उसे कोई संदेह नहीं था कि वह जो कह रहा था, उसका मतलब भी वही था। वो उसे तलाक नहीं देगा और बच्चा उसका रहेगा, जब तक कि वो उसकी नाजायज़ियत साबित करने का कोई तरीका न खोज ले। चिंता और परेशानी के एक दौर के बाद उसने रग्बी जाने का फैसला किया। हिल्डा उसके साथ जाएगी। उसने क्लिफोर्ड को ये लिखा। उसने जवाब दिया, मैं आपकी बहन का स्वागत नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे दरवाज़ा बंद नहीं करूंगा। मुझे कोई संदेह नहीं है कि उसने आपके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से बचने में आपकी मदद की है, इसलिए मुझसे यह उम्मीद न करें कि मैं उसे देखकर खुशी दिखाऊंगा। वे रग्बी गए। जब वे पहुंचे तो क्लिफोर्ड बाहर थे। श्रीमती बोल्टन ने उनका स्वागत किया। ओह महारानी, ये वह सुखद घर वापसी नहीं है जिसकी हमने आशा की थी, है न? उसने कहा, क्या ऐसा नहीं है? कोनी ने कहा, तो यह औरत जानती थी। बाकी नौकरों को कितना पता था या कितना संदेह था? वो उस घर में दाखिल हुई, जिससे अब उसे अपने शरीर के हर रेशे से नफरत हो रही थी। वह विशाल, अस्त-व्यस्त जगह उसे बुरी लग रही थी, बस उसके लिए एक खतरा। वो अब उसकी मालकिन नहीं थी, वो उसकी शिकार थी। मैं यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक सकती, उसने भयभीत होकर हिल्डा से फुसफुसाकर कहा। और उसे अपने ही बेडरूम में जाने में तकलीफ होती थी, फिर से उस पर कब्जा कर लेना जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसे रग्बी की दीवारों के अंदर हर पल नफरत थी। वे क्लिफोर्ड से तब तक नहीं मिले जब तक वे खाने के लिए नीचे नहीं गए। वो कपड़े पहने हुए था और काली टाई पहने हुए था, काफी संयमित और बहुत ही श्रेष्ठ सज्जन। भोजन के दौरान उसने पूरी तरह से विनम्रता से व्यवहार किया और एक विनम्र तरह की बातचीत जारी रखी, लेकिन ये सब पागलपन से भरा हुआ लग रहा था। नौकरों को कितना पता है? कोनी ने पूछा, जब महिला कमरे से बाहर चली गई। तुम्हारे इरादों के बारे में? कुछ भी नहीं, श्रीमती बोल्टन जानती हैं। उसने रंग बदल लिया। उन्होंने कहा, श्रीमती बोल्टन वास्तव में नौकरों में से एक नहीं है। ओह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कॉफी के बाद तक तनाव बना रहा, जब हिल्डा ने कहा कि वह अपने कमरे में चली जाएगी। क्लिफोर्ड और कोनी उसके जाने के बाद चुपचाप बैठे रहे। दोनों में से कोई भी बोलना शुरू नहीं कर रहा था। कोनी बहुत खुश थी कि वह दयनीय लाइन नहीं ले रहा था, उसने उसे जितना संभव हो सके उतना घमंडी बनाए रखा। वो बस चुपचाप बैठी रही और अपने हाथों को देखती रही। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बात से मुकरने में कोई आपत्ति नहीं है, उसने अंततः कहा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, वह बुदबुदाई। लेकिन यदि आप नहीं कर सकते, तो कौन कर सकता है? मुझे लगता है कोई नहीं। उसने उसे उत्सुकता से ठंडे गुस्से से देखा। वो उससे अभ्यस्त हो चुका था। वह मानो उसकी इच्छा में समा गई थी। अब उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उससे पीछे हट जाए और उसके दैनिक जीवन के ताने बाने को नष्ट कर दे? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसके व्यक्तित्व को इस तरह से बिगाड़ने की कोशिश करे? और आप हर चीज से पीछे क्यों हटना चाहते हैं? उन्होंने जोर देकर कहा। उसने कहा, प्यार, ये घिसा पिटा ही सबसे अच्छा था। डंकन फोर्ब्स से प्यार, लेकिन जब आप मुझसे मिले थे, तो आपने इसे पाने लायक नहीं समझा था। क्या आपका मतलब यह है कि अब आप उसे जीवन में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते हैं? एक परिवर्तन होता है, उसने कहा। संभवतः आपकी संकेत हूँ, लेकिन आपको अभी भी मुझे बदलाव के महत्व के बारे में समझाना होगा। मैं सिर्फ डंकन फोर्ब्स के प्रति आपके प्यार पर विश्वास नहीं करता। लेकिन तुम्हें इस पर क्यों विश्वास करना चाहिए? तुम्हें बस मुझसे तलाक लेना है, मेरी भावनाओं पर विश्वास नहीं करना है। और मैं तुम्हें तलाक क्यों दूं? क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, और तुम वाकई मुझे नहीं चाहते। माफ करना, मैं नहीं बदलूंगा। मेरी तरफ से, चूंकि तुम मेरी पत्नी हो,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी छत के नीचे सम्मान और शांति से रहो, व्यक्तिगत भावनाओं को छोड़कर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी तरफ से यह बहुत कुछ छोड़कर है। यह मेरे लिए मौत के समान दुखद है कि यहाँ रग्बी में जीवन का ये क्रम टूट गया है और दैनिक जीवन का सभ्य दौर नष्ट हो गया है, सिर्फ तुम्हारी किसी सनक के लिए। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा होगा। वह भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। और क्या तुम्हें बच्चे की खातिर जाना होगा? उसने अंत में पूछा। उसने सिर हिलाया। और क्यों? क्या डंकन फोर्ब्स अपने बच्चे के लिए इतना उत्सुक है? निश्चित रूप से आपसे भी अधिक उत्सुक, उसने कहा। लेकिन सच में, मुझे अपनी पत्नी चाहिए और मुझे उसे जाने देने का कोई कारण नहीं दिखता। अगर वह मेरी छत के नीचे बच्चा पैदा करना चाहती है तो उसका स्वागत है, और बच्चे का भी स्वागत है, बशर्ते कि जीवन की शालीनता और व्यवस्था बनी रहे। क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि डंकन फोर्ब्स का तुम पर ज्यादा नियंत्रण है? मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। वहाँ एक विराम था। लेकिन तुम नहीं देखते, कोनी ने कहा। मुझे तुमसे दूर जाना होगा और मुझे उस आदमी के साथ रहना होगा जिससे मैं प्यार करती हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं देखता। मैं न तो आपके प्यार की परवाह करता हूँ, न ही उस आदमी की जिससे आप प्यार करती हैं। मैं इस तरह के ढोंग में विश्वास नहीं करता। लेकिन देखिए, मैं करता हूँ। क्या आप, मेरी प्यारी मैडम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप डंकन फोर्ब्स के प्रति अपने प्यार पर विश्वास करने के लिए बहुत बुद्धिमान हैं। मेरा विश्वास करें, अब भी आप वास्तव में मेरे लिए अधिक परवाह करते हैं। तो मैं ऐसी बकवास क्यों मानूं? उसे लगा कि वो वही है, और उसे लगा कि वह अब और चुप नहीं रह सकती। क्योंकि मैं डंकन से प्यार नहीं करती, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। हमने केवल इतना कहा था कि वह डंकन था, ताकि आपको कोई परेशानी न हो। मेरी भावनाओं को बचाने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं जिससे सचमुच प्यार करता हूँ, और यह बात तुम्हें मुझसे नफरत करवा देगी, वह है मिस्टर मिलर्स, जो यहाँ हमारे गेम कीपर थे। अगर वह अपनी कुर्सी से उछल सकता तो ऐसा ही करता। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें मुसीबत से भरी हुई थीं जब वह उसे घूर रहा था। फिर वह कुर्सी पर वापस गिर पड़ा, हौंफते हुए और छत की ओर देखते हुए। अंततः वह उठकर बैठ गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे सच बता रहे हो? उसने भयावह रूप से पूछा। हाँ, तुम्हें पता है मैं हूँ। और आपने उसके साथ कब शुरुआत की? पतझड़ में। वो किसी जाल में फंसे जानवर की तरह चुप था। और फिर कॉटेज के शयन कक्ष में आप ही थे। तो वह वास्तव में आंतरिक रूप से हर समय जानता था। हाँ, वह अभी भी अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुका हुआ, एक कोने में फंसे जानवर की तरह उसे देख रहा था। हे मेरे परमेश्वर, तुम्हें तो पृथ्वी के चेहरे से मिटा दिया जाना चाहिए। क्यों? उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने सुना ही नहीं। वह कमीना, वह घमंडी बदमाश, वह दुखी बदमाश, और तुम यहाँ रहते हुए भी उसके साथ हर समय संबंध बनाते रहे, और वह मेरा नौकर था। हे भगवान, हे भगवान, महिलाओं की पाश्विक नीचता का क्या कोई अंत है? वह क्रोध से पागल हो गया, क्योंकि वह जानती थी कि वह ऐसा ही होगा। और तुम्हारा मतलब यह है कि तुम ऐसे बदमाश से बच्चा पैदा करना चाहते हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि तुम निश्चित हो? तुम कब से निश्चित हो? जून से। वह अवाक रह गया, और उसके चेहरे पर एक बार फिर एक बच्चे जैसी अजीब सी खाली निगाह उभर आई। अंत में उन्होंने कहा, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे प्राणियों को कभी जन्म लेने की अनुमति भी दी गई होगी। कौन से प्राणी? उसने पूछा। उसने उसे अजीब तरह से देखा, बिना कोई जवाब दिए। ये स्पष्ट था, वह मिलर्स के अस्तित्व के तथ्य को अपने जीवन के किसी भी संबंध में स्वीकार नहीं कर सकता था। ये सरासर, अकथनीय, नपुंसक घृणा थी। और क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम उससे शादी करोगी और उसका बुरा नाम रखोगी? उसने अंत में पूछा। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ। वह फिर से अचंभित हो गया। हाँ, उसने आखिरकार कहा, इससे साबित होता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो हमेशा सोचा है वो सही है। तुम सामान्य नहीं हो,
तुम अपने होश में नहीं हो। तुम उन अर्ध पागल विकृत महिलाओं में से एक हो जो अनैतिकता नॉस्टेल्जी डेला ब्यू के पीछे भागती हैं। अचानक वह लगभग उदासी से नैतिक हो गया था, खुद को अच्छाई का अवतार और मेलर्स और कोनी जैसे लोगों को कीचड़ बुराई का अवतार मानता था। वह एक निम्बस के अंदर अस्पष्ट होता जा रहा था। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि बेहतर होगा कि तुम मुझे तलाक दे दो और इस मामले को खत्म कर दो? उसने कहा, नहीं, तुम जहां चाहो जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से कहा। क्यों नहीं? वह चुप था, मूर्खतापूर्ण हठ की खामोशी में। क्या आप बच्चे को कानूनी तौर पर अपना और अपना उत्तराधिकारी बनने देंगे? उसने कहा, मुझे बच्चे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर ये लड़का है तो ये कानूनी तौर पर आपका बेटा होगा और इसे आपकी उपाधि मिलेगी और रग्बी भी मिलेगा। उन्होंने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं बच्चे को कानूनी तौर पर तुम्हारा होने से रोकूंगा। मैं इतना चाहूंगा कि यह नाजायज हो और मेरा हो, अगर यह मिलर्स का नहीं हो सकता। इस बारे में आप जो चाहें करें। वह अचल था। और क्या तुम मुझे तलाक नहीं दोगे? उसने कहा, तुम डंकन को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। असली नाम बताने की कोई जरूरत नहीं होगी। डंकन को कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, उसने कहा, मानो कोई कील ठोंक दी गई हो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। क्योंकि मैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलता हूँ और मैं ऐसा करने को इच्छुक नहीं हूँ। ये बेकार था। वो ऊपर गई और हिल्डा को नतीजा बताया। कल चले जाना बेहतर होगा, हिल्डा ने कहा, और उसे होश में आने दो। इसलिए कोनी ने आधी रात अपने निजी सामान को पैक करने में बिता दी। सुबह उसने क्लिफोर्ड को बताए बिना ही अपने सामान को स्टेशन पर भेज दिया। उसने लंच से पहले उसे अलविदा कहने के लिए ही मिलने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने श्रीमती बोल्टन से बात की। मुझे आपसे अलविदा कहना होगा, श्रीमती बोल्टन, आप जानती हैं क्यों? लेकिन मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ कि आप कुछ नहीं बोलेंगी। ओह, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, महारानी, हालांकि यह हमारे लिए वाकई एक दुखद आघात है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप दूसरे सज्जन के साथ खुश रहेंगी। दूसरा सज्जन, यह मिस्टर मिलर्स है और मैं उसकी परवाह करता हूँ। सर क्लिफोर्ड को पता है। लेकिन किसी से कुछ मत कहना। और अगर एक दिन तुम्हें लगे कि सर क्लिफोर्ड मुझे तलाक देने को तैयार हो सकते हैं, तो मुझे बता देना, क्या तुम ऐसा करोगे? मैं उस आदमी से सही तरीके से शादी करना चाहूँगा जिसकी मैं परवाह करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेगी, मेरी लेडी। ओह, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं सर क्लिफोर्ड के प्रति वफादार रहूँगा और मैं आपके प्रति भी वफादार रहूँगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों अपने अपने तरीके से सही हैं। धन्यवाद। और देखो, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ? इसलिए कोनी ने एक बार फिर रग्बी को छोड़ दिया और हिल्डा के साथ स्कॉटलैंड चला गया। मिलर्स देश में गया और एक खेत पर काम करने लगा। विचार ये था कि अगर संभव हो तो उसे तलाक ले लेना चाहिए, चाहे कोनी को तलाक मिले या नहीं। और 6 महीने तक उसे खेती करनी चाहिए, ताकि अंततः वह और कोनी अपना खुद का एक छोटा सा खेत बना सके, जिसमें वह अपनी ऊर्जा लगा सके। क्योंकि उसे कुछ काम करना होगा, चाहे कड़ी मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े, और उसे अपना जीवन यापन खुद करना होगा, भले ही उसकी पूंजी ने उसे शुरू किया हो। इसलिए उन्हें बसंत ऋतु आने तक, बच्चे के जन्म तक, तथा पुनः गर्मियों के आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। द ग्रेंज फार्म, ओल्ड हीनोर, 29 सितंबर। मैं यहाँ थोड़ी बहुत तरकीब से आया हूँ, क्योंकि मैं सेना में कंपनी इंजीनियर रिचर्ड्स को जानता था। ये बटलर और स्मिथम कोलियरी कंपनी का फार्म है। वे इसका इस्तेमाल खदान टिट्टुओं के लिए घास और जई उगाने के लिए करते हैं। यह कोई निजी मामला नहीं है, लेकिन उनके पास गायें और सूअर तथा बाकी सब कुछ है, और मुझे मजदूरी के तौर पर हफ्ते में 30 शिलिंग मिलते हैं। रोली, किसान, मुझे जितना हो सके उतना काम पर रखता है, ताकि मैं अभी से लेकर अगले ईस्टर तक जितना संभव हो सके उतना सीख सकूं। मैंने बर्था के बारे में कुछ नहीं सुना है। मुझे नहीं पता कि वह
तलाक के समय क्यों नहीं आई, न ही वह कहाँ है और न ही वह क्या कर रही है। लेकिन अगर मैं मार्च तक चुप रहूं तो मुझे लगता है कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा। और तुम सर क्लिफोर्ड के बारे में चिंता मत करो, वह एक दिन तुम्हें छोड़ देना चाहेगा। अगर वह तुम्हें अकेला छोड़ देता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मुझे इंजन रो में एक पुराने कॉटेज में रहने की जगह मिली है जो बहुत ही बढ़िया है। आदमी हाई पार्क में इंजन ड्राइवर है, लंबा, दाढ़ी वाला और बहुत ही चैपल जैसा। महिला एक चिड़िया जैसी है जो हर चीज को पसंद करती है। किंग्स इंग्लिश और हमेशा मुझे जाने दो, लेकिन उन्होंने युद्ध में अपने इकलौते बेटे को खो दिया और इसने उन्हें एक तरह से तोड़ दिया है। एक लंबी चौड़ी लड़की है जो एक स्कूल टीचर के लिए प्रशिक्षण ले रही है और मैं कभी कभी उसकी पढ़ाई में मदद करता हूँ, इसलिए हम एक परिवार की तरह हैं। लेकिन वे बहुत ही सभ्य लोग हैं और मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे ज्यादा लाड़ प्यार से पाला गया हूँ। मुझे खेती करना बिल्कुल पसंद है। ये प्रेरणादायक नहीं है, लेकिन फिर मैं प्रेरित होने के लिए नहीं कहता। मुझे घोड़ों और गायों का आदी हूँ, हालांकि वे बहुत मादा हैं, लेकिन उनका मुझ पर शांत प्रभाव पड़ता है। जब मैं अपना सिर उसके बगल में रखकर दूध दुहता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। उनके पास 6 बेहतरीन हेयरफॉर्ड हैं। जई की फसल अभी अभी खत्म हुई है और मैंने इसका आनंद लिया, भले ही मेरे हाथ दुख रहे हों और बहुत बारिश हो रही हो। मैं लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन उनके साथ ठीक से पेश आता हूँ। ज्यादातर चीजें बस नजरअंदाज कर दी जाती हैं। खदानें बुरी तरह से काम कर रही हैं। ये टेवरशाल जैसा ही एक कोयला खदान जिला है, बस थोड़ा सुंदर है। मैं कभी कभी वेलिंगटन में बैठकर लोगों से बात करता हूँ। वे बहुत बड़बड़ाते हैं, लेकिन वे कुछ भी बदलने वाले नहीं हैं। जैसा कि सभी कहते हैं, नॉर्थ डर्बी के खनिकों का दिल सही जगह पर है, लेकिन उनकी बाकी शारीरिक संरचना गलत जगह पर होगी, एक ऐसी दुनिया में जहां उनका कोई उपयोग नहीं है। मैं उन्हें पसंद करता हूं, लेकिन वे मुझे बहुत खुश नहीं करते। उनमें पुराने लड़ाकू मुर्गे की कमी है। वे राष्ट्रीयकरण, रॉयल्टी के राष्ट्रीयकरण, पूरे उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन आप कोयले का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते और बाकी सभी उद्योगों को वैसे ही नहीं छोड़ सकते जैसे वे हैं। वे कोयले को नए उपयोगों में लगाने की बात करते हैं, जैसे सर क्लिफोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ वहाँ काम कर सकता है, लेकिन एक सामान्य चीज के रूप में नहीं। मुझे संदेह है, आप जो भी बनाते हैं आपको उसे बेचना ही पड़ता है। लोग बहुत उदासीन हैं। उन्हें लगता है कि पूरी शापित चीज बर्बाद हो गई है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही है, और वे इसके साथ ही बर्बाद हो जाते हैं। कुछ युवा सोवियत के बारे में बोलते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास नहीं है। किसी भी चीज के बारे में किसी भी तरह का दृढ़ विश्वास नहीं है, सिवाय इसके कि यह सब गड़बड़ और छेद है। सोवियत के तहत भी आपको अभी भी कोयला बेचना है, और यही कठिनाई है। हमारे पास बहुत बड़ी औद्योगिक आबादी है और उन्हें खाना खिलाना है, इसलिए किसी तरह इस शो को जारी रखना है। आजकल महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बात करती हैं और वे ज्यादा निश्चिंत हैं। पुरुष सुस्त हैं, उन्हें कहीं न कहीं एक विनाश का एहसास होता है, और वे ऐसे चलते हैं जैसे कुछ करने को ही न हो। वैसे भी इतनी सारी बातों के बावजूद कोई नहीं जानता कि क्या किया जाना चाहिए। युवा लोग इसलिए गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। उनका पूरा जीवन पैसे खर्च करने पर निर्भर करता है, और अब उनके पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही हमारी सभ्यता और हमारी शिक्षा है। लोगों को पूरी तरह से पैसे खर्च करने पर निर्भर रहने के लिए तैयार करें, और फिर पैसा खत्म हो जाएगा। खदानें सप्ताह में 2 दिन, 2.5 दिन काम कर रही हैं, और सर्दियों में भी बेहतरी का कोई संकेत नहीं है। इसका मतलब है कि एक आदमी 25 और 30 शिलिंग में परिवार का पालन पोषण कर रहा है। महिलाएं सबसे ज्यादा पागल हैं, लेकिन फिर आजकल वे खर्च करने के लिए सबसे ज्यादा पागल हैं। अगर आप उन्हें बता सके कि जीना और खर्च करना एक ही बात नहीं है, लेकिन यह अच्छा नहीं है। अगर उन्हें कमाने और खर्च करने के बजाय जीने के लिए शिक्षित किया जाए,
तो वे 25 शिलिंग में बहुत खुशी से गुजारा कर सकते हैं। अगर पुरुष लाल रंग की पतलून पहनते, जैसा कि मैंने कहा, तो वे पैसे के बारे में इतना नहीं सोचेंगे। अगर वे नाच सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, गा सकते हैं, इठला सकते हैं और सुंदर दिख सकते हैं, तो वे बहुत कम नकदी में काम चला सकते हैं और खुद महिलाओं का मनोरंजन कर सकते हैं और महिलाओं द्वारा उनका मनोरंजन किया जा सकता है। उन्हें नग्न और सुंदर होना सीखना चाहिए और सामूहिक रूप से गाना चाहिए और पुराने समूह नृत्य करना चाहिए और जिस स्टूल पर वे बैठते हैं उसे तराशना चाहिए और अपने खुद के प्रतीक कड़ाई करना चाहिए। तब उन्हें पैसे की जरूरत नहीं होगी और औद्योगिक समस्या को हल करने का यही एकमात्र तरीका है। लोगों को जीने और सुंदर तरीके से जीने के लिए प्रशिक्षित करें, बिना खर्च किए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आजकल वे सभी एक ही दिशा में सोच रहे हैं, जबकि लोगों के समूह को सोचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे सोच नहीं सकते। उन्हें जीवंत और उत्साही होना चाहिए और महान देवता पैन को स्वीकार करना चाहिए। वो हमेशा के लिए जनता के लिए एकमात्र देवता है। कुछ लोग चाहें तो उच्च पंथ अपना सकते हैं, लेकिन जनता को हमेशा बुटपस्त ही रहने दें। लेकिन कोयला खदान मालिक बुटपस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। वे एक दुखी समूह है, एक मृतप्राय समूह, अपनी महिलाओं के लिए मृत, जीवन के लिए मृत। युवा लोग लड़कियों के साथ मोटर बाइक पर घूमते हैं और जब मौका मिलता है तो जैज़ करते हैं, लेकिन वे बहुत मृत हैं और इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। जब आपके पास पैसा होता है तो यह आपको जहर देता है और जब आपके पास नहीं होता है तो आपको भूखा रखता है। मुझे यकीन है कि तुम इन सब से तंग आ चुके होगे, लेकिन मैं अपने बारे में बात नहीं करना चाहता और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पसंद नहीं करता, मेरे दिमाग में, इससे हम दोनों ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन बेशक मैं अभी तुम्हारे और मेरे साथ रहने के लिए जी रहा हूँ। मैं वाकई डरा हुआ हूँ। मुझे हवा में शैतान महसूस हो रहा है और वह हमें पकड़ने की कोशिश करेगा। या शैतान नहीं, मैमून, जो मुझे लगता है, आखिरकार लोगों की सामूहिक इच्छा है, जो पैसा चाहते हैं और जीवन से नफरत करते हैं। वैसे भी मैं हवा में सफ़ेद हाथ पकड़कर बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। जो कोई भी जीने की कोशिश करता है, पैसे से परे जीने की कोशिश करता है और जीवन को निचोड़ लेता है। बुरा समय आ रहा है, बुरा समय आ रहा है, लड़कों, बुरा समय आ रहा है। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो इन औद्योगिक लोगों के लिए भविष्य में मौत और विनाश के अलावा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि कभी कभी मेरा अंदर पानी बन जाता है और तुम हो, मेरे द्वारा एक बच्चा पैदा करने जा रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब तक जितने भी बुरे समय आए हैं वे क्रोकस को नहीं बुझा पाए हैं, महिलाओं का प्यार भी नहीं। इसलिए वे न तो मेरी तुम्हें चाहने की चाह को बुझा पाएंगे, न ही तुम्हारे और मेरे बीच की थोड़ी सी चमक को। हम अगले साल साथ होंगे और हालांकि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ हो। एक आदमी को सर्वश्रेष्ठ के लिए संघर्ष करना पड़ता है और फिर खुद से परे किसी चीज पर भरोसा करना पड़ता है। आप भविष्य के खिलाफ बीमा नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आप वास्तव में अपने सर्वश्रेष्ठ हिस्से पर और उससे परे की शक्ति पर विश्वास करें। इसलिए मैं हमारे बीच की छोटी सी लॉ पर विश्वास करता हूँ। मेरे लिए अब ये दुनिया की एकमात्र चीज है। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, आंतरिक दोस्त भी नहीं, केवल तुम हो और अब मेरे जीवन में वह छोटी सी लौ ही मेरी परवाह करती है। बच्चा है, लेकिन वह एक गौण मुद्दा है। यह मेरा पेंटेकोस्ट है, मेरे और तुम्हारे बीच की दोधारी लौ। पुराना पेंटेकोस्ट बिल्कुल सही नहीं है। मैं और भगवान किसी तरह थोड़ा उतावला है, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच छोटी सी दोधारी ज्वाला, तुम वहाँ हो। मैं इसी का पालन करता हूँ और इसी का पालन करूँगा। क्लिफोर्ड और बर्था, कोयला खदान कंपनियां और सरकारें और लोगों का धन समूह, इन सब के बावजूद। इसलिए मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में सोचना पसंद नहीं करता। ये केवल मुझे पीड़ा देता है और तुम्हारा कोई भला नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन अगर मैं चिंता करने लगूं तो ये कुछ बर्बाद कर देता है।
धैर्य, हमेशा धैर्य। यह मेरी 40वीं सर्दी है और मैं उन सभी सर्दियों को रोक नहीं सकता जो बीत चुकी हैं। लेकिन इस सर्दी में मैं अपनी छोटी पेंटेकोस्ट लॉ से चिपका रहूंगा और कुछ शांति पाऊंगा। और मैं लोगों की सांसों को इसे बुझने नहीं दूंगा। मैं एक उच्च रहस्य में विश्वास करता हूँ जो क्रोकस को भी बुझने नहीं देता। और अगर तुम स्कॉटलैंड में हो और मैं मिडलैंड्स में हूँ, और मैं अपनी बाहें तुम्हारे चारों ओर नहीं डाल सकता और अपने पैरों को तुम्हारे चारों ओर लपेट नहीं सकता, फिर भी मेरे पास तुम्हारा कुछ है। मेरी आत्मा तुम्हारे साथ छोटी पेंटेकोस्ट लॉ में धीरे धीरे फड़फड़ाती है, जैसे खुदाई की शांति। हमने एक लॉ को जन्म दिया, यहाँ तक कि फूल भी सूरज और धरती के बीच में जन्म लेते हैं। लेकिन यह एक नाजुक चीज़ है और इसके लिए धैर्य और लंबे विराम की आवश्यकता होती है। इसलिए अब मुझे शुद्धता पसंद है, क्योंकि यह वह शांति है जो संभोग से आती है। अब मुझे शुद्धता पसंद है। मुझे ये पसंद है जैसे बर्फ की बूंदें बर्फ से प्यार करती हैं। मुझे ये शुद्धता पसंद है जो हमारे संभोग की शांति का विराम है, अब हमारे बीच कांटेदार सफ़ेद आग की बर्फ की बूंद की तरह है। और जब असली वसंत आता है, जब एक साथ मिलना जुलना होता है, तब हम छोटी सी लौ को चमकीली और पीली चमकीली बना सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। अब शुद्धता होने का समय है। शुद्धता होना बहुत अच्छा है, मेरी आत्मा में ठंडे पानी की नदी की तरह है। अब मुझे शुद्धता पसंद है जो हमारे बीच बहती है। ये ताजे पानी और बारिश की तरह है। पुरुष कैसे थकाऊ तरीके से व्यभिचार करना चाह सकते हैं। डॉन हुआन की तरह होना कितना दुखद है, और कभी भी शांति से संभोग करने में असमर्थ होना, और छोटी सी लौ जलना, नपुंसक और नदी के किनारे शांत समय में शुद्धता रखने में असमर्थ होना। खैर, इतने सारे शब्द, क्योंकि मैं तुम्हें छू नहीं सकता। अगर मैं अपनी बाहों में तुम्हारे चारों ओर सो सकता, तो स्याही बोतल में रह सकती थी। हम एक साथ पवित्र हो सकते हैं जैसे हम एक साथ संभोग कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ समय के लिए अलग रहना होगा, और मुझे लगता है कि यह वास्तव में समझदारी भरा तरीका है। अगर केवल एक ही सुनिश्चित हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम परेशान नहीं होंगे। हम वाकई उस छोटी सी लौ पर और उस अनाम भगवान पर भरोसा करते हैं जो उसे बुझने से बचाता है। यहाँ आप सभी मेरे साथ हैं। सच में, यह अफसोस की बात है कि आप सभी यहाँ नहीं हैं। सर क्लिफोर्ड के बारे में तो सोचो ही मत। अगर तुम उनसे कुछ नहीं सुनते तो कोई बात नहीं। वह वास्तव में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रुको, वो तुम्हें अंततः भगाना चाहेगा, तुम्हें बाहर निकालना चाहेगा। और अगर वह ऐसा नहीं करता, तो हम उससे दूर रहने का प्रबंध कर लेंगे। लेकिन वह ऐसा करेगा। अंत में वह तुम्हें घृणित वस्तु के रूप में बाहर निकालना चाहेगा। अब मैं तुम्हें लिखना भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन हम में से बहुत से लोग एक साथ हैं, और हम इसे सहन कर सकते हैं, और जल्दी ही मिलने के लिए अपने रास्ते तय कर सकते हैं। जॉन थॉमस लेडी जेन को गुड नाइट कहते हैं, थोड़ा उदास होकर, लेकिन एक उम्मीद भरे दिल के साथ। अंत।